आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि SN1 और SN2 रिएक्शन में सॉल्वेंट का क्या रोल होता है, मतलब रोल ऑफ सॉल्वेंट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं उनमें बेसिकली दो तरह का रिएक्शन पढ़ा जाता है। एक होता है SN1 और एक होता है SN2। SN1 और SN2 के अलावा और भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली SN1 और SN2 पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि अगर रिएक्शन SN1 है तो इसमें हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा वो होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये ऑलवेज SN1 को फेवर करेगा। और SN2 रिएक्शन में क्या होगा, सॉल्वेंट पोलर होगा लेकिन ये एप्रोटिक होगा, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो SN1 को फेवर करता है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 को फेवर करता है। तो स्टूडेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? पोलर आप लोगों को जरूर पता है कि एक कंपाउंड है जैसे ए और बी दो एटम है, डिफरेंट एटम है जो एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और अगर दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो इसमें क्या होगा, इन दोनों में चार्ज जनरेट होगा, जैसे डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल। तो SN1 SN2 दोनों में सॉल्वेंट को पोलर होना है, लेकिन इसमें होगा पोलर प्रोटिक, इसमें होगा पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्वेंट पोलर होने के साथ साथ एक्चुअली H+ डोनेट करता है। H+ मतलब प्रोटॉन। तो जो सॉल्वेंट H+ डोनेट करता है मतलब प्रोटॉन डोनेट करता है, उसी सॉल्वेंट को प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। जैसे हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट का अगर एग्जांपल लें तो H2O ये एक्चुअली क्या करता है, H+ डोनेट करता है सॉल्यूशन में, ये तो आप लोगों को पता है। जैसे मिथाइल अल्कोहल CH3OH ये भी हो सकता है, ये भी H+ डोनेट करता है। इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH ये भी H+ डोनेट करता है। एसिटिक एसिड CH3COOH ये भी H+ डोनेट करता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट हैं जो एक्चुअली H+ डोनेट करते हैं। तो इन सभी सॉल्वेंट को हम लोग क्या कहेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये सभी सॉल्वेंट एक्चुअली SN1 को फेवर करता है। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जो पोलर तो होगा लेकिन वो प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा, मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट H+ डोनेट नहीं करता है, डोनेट करने का एबिलिटी उसमें नहीं होता है। तो उन सभी सॉल्वेंट को हम लोग क्या कहेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और वो सब SN2 को फेवर करेगा। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल होता है जैसे एसीटोन मतलब CH3C≡CH3 एसीटोन। ये पोलर है, इस बॉन्ड के चलते पोलर है। यहाँ पर डेल्टा माइनस होगा, कार्बन में डेल्टा प्लस होगा, तो ये बॉन्ड पोलर है, लेकिन ये प्रोटॉन डोनेट करने के काबिल नहीं है, तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। उसी तरह से DMF का फुल नाम है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, मतलब इसमें होगा NC≡OH और N के साथ दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, CH3N C≡H। तो ये बॉन्ड है डेल्टा माइनस और ये हमारा हो गया डेल्टा प्लस। ये पोलर है लेकिन ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करेगा। तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड ये भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। उसी तरह से और एक सॉल्वेंट होता है DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, S≡O और इधर होगा CH3, इधर होगा CH3। तो ये बॉन्ड पोलर है, यहाँ पर डेल्टा माइनस होगा ऑक्सीजन में और सल्फर में होगा डेल्टा प्लस। तो एसीटोन और DMSO का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, यहाँ कार्बन है या सल्फर है, और ये डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ एसीटोन DMF या DMSO यूज़ किया जाता है तो इससे पता चलता है कि ये एक्चुअली पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, मतलब ये SN2 का इंडिकेशन दे रहा है। तो बच्चों ये सब क्लियर हो गया कि कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे कौन सा रिएक्शन में, और एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया। अब रीज़न क्या है, अगर हम SN1 रिएक्शन को देखें तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि SN1 रिएक्शन में जैसे हम लोग एक यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेते हैं, ये हमारा एक एल्किल हैलाइड है और ये टर्शियरी है, बीच में कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़ा हुआ है, एक Cl है। तो ये टर्शियरी कार्बोकेटायन है, टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। अब यहाँ हम लोग एक न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर रहे हैं, किसी भी न्यूक्लियोफाइल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल को हम इस तरह से लिख रहे हैं। अब क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में इससे कार्बोकेटायन बनता है, मतलब इस तरह से कार्बोकेटायन जनरेट होगा, CH3 यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज और उसके पास में रहेगा Cl- और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो एक्चुअली क्या हो गया कि फर्स्ट स्टेप जो स्लो स्टेप होता है, और ये स्टेप को कहा जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RD स्टेप। इस स्टेप में क्या होता है, ये जो लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलता है और ये कार्बोकेटायन बनता है, ये हैलाइड रहता है और न्यूक्लियोफाइल रहता है।
तो यहाँ एक चीज़ नोट करने का है, क्या है कि जो ये फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बना, हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल है, अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, H प्लस बनेगा। H प्लस क्या करता है, यहाँ से जो लिविंग ग्रुप निकला है, इस लिविंग ग्रुप को और इस न्यूक्लियोफाइल को, ये दोनों को स्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज करता है। मतलब ये नेगेटिवली चार्ज है तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटॉन इसको घिर लेगा, न्यूक्लियोफाइल को भी घिर के रखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे प्रोटॉन आएगा, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे प्रोटॉन आएगा, तो उससे क्या होगा, ये जो लिविंग ग्रुप है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इसका एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा, इसका एनर्जी डिक्रीज करेगा, और एनर्जी जैसे ही डिक्रीज करेगा ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब इसमें क्या होता है कि ये जो कैटायन बना है, इस कैटायन को भी स्टेबलाइज होना है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनना बहुत जरूरी है। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से H प्लस निकल जाने के बाद उसका एक काउंटर पार्ट होता है जो नेगेटिव होगा, जैसे वाटर। तो वाटर से अगर प्रोटॉन निकलता है तो एक प्रोटॉन निकलने के बाद उसमें क्या रहेगा, वो H माइनस रहेगा। उसी तरह से कोई भी अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो H प्लस निकलने के बाद उसका जो काउंटर आयन होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। वो नेगेटिवली चार्ज आयन क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन के चारों ओर बहुत सारे वो नेगेटिवली चार्ज जो काउंटर आयन हो इसको घिर लेगा, मतलब इसके सराउंडिंग में वो घिरा रहेगा। तो इससे क्या होगा, इसका भी एनर्जी डिक्रीज होगा और बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि लिविंग ग्रुप स्टेबलाइज हो रहा, न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइज हो रहा और कार्बोकैटायन भी स्टेबलाइज हो रहा। तो अगर ये स्टेबिलिटी गेन करता है, ये भी स्टेबिलिटी गेन करता है, तो इससे क्या होगा, ये जो एल्किल हैलाइड है ये इजीली टूटेगा और टूट के ये सब बनेगा। ओके, न्यूक्लियोफाइल तो पहले से होता है, तो अगर ये इजीली टूट गया और कार्बोकैटायन बन गया, तो कार्बोकैटायन बन गया मतलब रिएक्शन SN1 होगा। तो स्टूडेंट हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये जो हैलाइड आयन होता है और कार्बोकैटायन होता है, दोनों को स्टेबलाइज करता है। तो स्टेबलाइज होने के चलते ये बॉन्ड इजीली टूटता है और कार्बोकैटायन बनता है। तो हमारा रिएक्शन SN1 के लिए वो सहायता करता है सॉल्वेंट। अब न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज करने से क्या फायदा होगा, न्यूक्लियोफाइल अगर हम SN1 रिएक्शन का बात करें तो इसका जो रेट होता है R, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट R मतलब रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन मतलब ये SN1 रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। और ये जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेंट ट्रैप करता है, मतलब उसको कैद करके रखता है, उसको रिएक्शन करने में उसको एक्चुअली डिफिकल्टी पैदा करता है, तो न्यूक्लियोफाइल का रोल जो क्या होगा वो खत्म हो जाएगा। तो इसको स्टेबलाइज करने से क्या होता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता इजीली, और SN1 रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं है। इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट स्टूडेंट एक्चुअली हमारा SN1 रिएक्शन को इस कारण से फेवर करता है। अब हम लोग देख लेते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ये हमारा एक एल्किल हैलाइड है, जैसे CH3 CH2Br। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्राउडिंग बहुत कम है, और ये जो हमारा एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड का ये जो कार्बन है, ये कार्बन 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री में क्या होता है, SN1 को फेवर करता है। अब SN2 को फेवर करता है, तो इसमें SN2 होगा, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी होता है। और SN2 में क्या होता है स्टूडेंट, SN2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ये लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा और साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक हो, तो हम लोगों ने अभी देखा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल को घिर के स्टेबलाइज करता है, इसको इसके सराउंडिंग में वो आ जाता है, ये जो प्रोटॉन बनता है इसको सराउंडिंग में आकर इसका एनर्जी घटक स्टेबलाइज करता है। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक हो तो इसको चारों तरफ से वो प्रोटॉन घिर लेगा और इसका एनर्जी डिक्रीज होकर स्टेबलाइज होगा, ये अटैक करने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन अगर सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक हो तो प्रोटॉन जेनरेट नहीं होगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है स्टेबलाइज भी नहीं होगा, मतलब ये अटैक करने के लिए फ्री रहेगा। अगर सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक हो तब, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसको स्टेबलाइज नहीं करता है, इसका एनर्जी को डिक्रीज नहीं करता, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहता है और ये इजीली जाके अटैक कर सकता है। अब सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक पोलर होना क्यों जरूरी है, पोलर होना क्यों जरूरी है, अगर सॉल्वेंट पोलर होता है तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को अगर इस तरह से देखिए, ये जो बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है, इसमें ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है या नेगेटिव चार्ज बनेगा, और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अगर सॉल्वेंट पोलर हो तो पोलर सॉल्वेंट का क्या करता है, पोलर सॉल्वेंट में एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। जैसे हम लोग यहाँ देख रहे थे कि ये जो AB है, एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है। तो क्या करेगा, जो सॉल्वेंट पोलर है, प्रोटिक नहीं है तो क्या है, पोलर तो है, तो पोलर होने से क्या होगा, सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो इस नेगेटिव हिस्से को, नेगेटिव पार्ट को घिर लेगा, इसके चारों तरफ से इसको सराउंड करेगा। उसी तरह से सॉल्वेंट का जो नेगेटिव हिस्सा है वो क्या करेगा, इस कार्बन में जो पॉजिटिव चार्ज बना है इसके चारों तरफ इसको घिर लेगा। मतलब क्या करेगा,
इससे ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस बढ़ेगा। मतलब इसका अमाउंट, ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहले से है, सॉल्वेंट में आने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और ये बॉन्ड वीक होने शुरू होगा, क्योंकि सॉल्वेंट इसको घिर रहा है तो ये बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली आके यहाँ पर अटैक करेगा और ये हैलाइड यहाँ से आउट हो जाएगा। तो इसीलिए पोलर होना जरूरी है। पोलर क्या करता है, इस बॉन्ड का ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को बढ़ाता है, इसको चारों तरफ से सराउंड करके, और जैसे ही सराउंड करता है तो ये बॉन्ड वीक हो जाता है, मतलब इसको निकलना ईजी हो जाता है। और एप्रोटिक होने के चलते ये स्टेबलाइज नहीं होता तो अटैक करने के लिए फ्री होता है। तो इसीलिए SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना बहुत जरूरी है। इस तरह का सॉल्वेंट होना बहुत जरूरी है SN2 में, और SN1 में सॉल्वेंट को पोलर प्रोटिक हो रहा है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से समझा कि सॉल्वेंट का एक्चुअली क्या रोल होता है। तो जैसे हम इस तरह का सॉल्वेंट देखेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि रिएक्शन एक्चुअली SN1 होने वाला है, और अगर एसीटोन DMF या DMSO होता है तो उससे पता चल जाएगा कि रिएक्शन SN2 होता है। तो और एक बात ये तो आप लोगों को जरूर पता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो वो SN1 को फेवर करता है, और अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है तो वो SN2 को फेवर करता है। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।